नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। तो कैसे हैं आप लोग प्यारे मित्र। मैं उम्मीद करता हूं आप बहुत ही शानदार होंगे और शानदार तरीके से आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी चल रही होगी। तो प्यारे मित्र, हमेशा की तरह आज भी मैं आपके लिए एक ज़बरदस्त चैप्टर और एक ज़बरदस्त टॉपिक लेकर के आया हूं, जिसमें मैं आपको सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को बताने वाला हूं, जो कि आपकी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। मतलब आज के जितने भी क्वेश्चन हैं, ये सारे क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। 90% मानकर चलिए क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आने ही वाले हैं, क्योंकि मैंने वही क्वेश्चन लिए हैं जो लगातार कई बार आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं और इस बार भी पूछे जाएंगे। तो बिना बातचीत किए हुए चलिए हम क्लास की शुरुआत करते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रश्न हम पढ़ने वाले हैं कि जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन कीजिए। क्लास को शुरू करने से पहले प्यारे मित्र, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे आने वाली हर क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। ठीक है, तो जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर जो लिखेंगे कि राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यम वर्गीय जर्मन लोगों में काफ़ी व्याप्त थी। उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित सांसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया। ठीक है, तो इस तरह से आप याद करेंगे जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया के बारे में। ठीक है, और आपको बताना है कि 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर इन्होंने एक निर्वाचित सांसद द्वारा राष्ट्र बनाने का प्रयास किया, मगर इस पहल को राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दिया। इसके बाद प्रशा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। उसका मुख्यमंत्री ऑटो वॉन बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक था, जिसने प्रशा की सेना और नौकरशाही की मदद की और इस तरह 1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ। तो प्यारे मित्र, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे आप बहुत ध्यान से पढ़कर जाएंगे। इस क्वेश्चंस को बिल्कुल भी आप इग्नोर करने वाले नहीं हैं। अगर आप सोशल साइंस में 90+ नंबर मारना चाहते हैं तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ध्यान से पढ़कर जाना होगा। इसके बाद समझते हैं प्यारे मित्र, दूसरा क्वेश्चन भी बहुत वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को भी आप बहुत ध्यान से लास्ट तक पढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न है कि मारियान और जर्मेनिया, ठीक है, मारियान और जर्मेनिया कौन थे, जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया उसका महत्व बताइए या उसका महत्व समझाइए। तो ये प्रश्न भी कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में कि फ्रांसीसी क्रांति के समय कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी प्रतीकों का सहारा लिया। इनमें मारियान और जर्मेनिया अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। ठीक है, अब मारियान के बारे में हम पढ़ते हैं। ऐसे ही आप बढ़िया ब्लैक स्केच से हेडिंग डाल करके मारियान के बारे में लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि यह लोकप्रिय ईसाई नाम है, अतः फ्रांस ने अपने स्वतंत्रता के नारी प्रतीक को यही नाम दिया। उसके बाद जर्मेनिया की अगर बात करें तो यह जर्मन राष्ट्र की नारी थी। यह बलूत वृक्ष के, बलूत एक पेड़ का नाम होता है, इस वृक्ष के पत्तों की छाल पहनती थी, क्योंकि जर्मनी में बलूत जो है इसे वीरता का, ठीक है, बलूत को वीरता का प्रतीक माना जाता है। उसके हाथ में जो तलवार थी उस पर यह लिखा था कि जर्मन तलवार जर्मन राइन की रक्षा करता है। तो ये था प्यारे मित्र मारियान और जर्मेनिया के बारे में। अब समझते हैं कि अगला हमारा क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन समझते हैं प्यारे मित्र। हमारा तीसरा प्रश्न है कि भारत में लोगों द्वारा रॉलेट एक्ट का किस प्रकार विरोध किया गया
उदाहरण सहित बताइए। ठीक है, भारत में लोगों द्वारा रॉलेट एक्ट का किस प्रकार प्रयोग किया गया, इसको उदाहरण सहित हमें समझाना है। ठीक है, तो चलिए हम समझते हैं कि रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में पारित एक ऐसा कानून था जिसमें भारतीयों पर किसी तरह के मुकदमे को चलाए बिना शंका के आधार पर गिरफ्तार कर 2 साल तक जेल में बंद किया जा सकता था। ठीक है, यानी कि भारतीयों पर इस प्रकार का जुर्म हो रहा था कि केवल शंका के आधार पर ही, बिना किसी सबूत के, बिना किसी गवाह के, केवल शंका के आधार पर ही उनको सजा हो जाती थी। इसके परिणाम क्या हुए कि अंग्रेजों ने राष्ट्रवादियों पर दमन शुरू करने के साथ मार्शल लॉ लागू कर दिया और 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड आप लोग बहुत बार सुने होंगे, पढ़े होंगे, कि जिसमें बहुत सारे लोगों की जानें चली गई थी। इसके बाद विरोध की बात करें तो भारत में लोगों द्वारा रॉलेट एक्ट का विरोध निम्न प्रकार से किया गया। अब भारतीयों ने इसका विरोध कैसे किया? सबसे पहले विभिन्न शहरों में रैली जुलूसों का आयोजन किया। दूसरी बात, रेलवे वर्कशॉप में कामगार हड़ताल पर चले गए, यानी जो काम करने वाले थे वो हड़ताल पर चले गए, उन्होंने काम करना छोड़ दिया। और तीसरा है कि कई शहरों में दुकानदारों ने दुकान बंद करके अपना विरोध जताया। ठीक है, यानी जितने भी शहर में दुकानदार थे उन सब ने क्या किया कि अपनी दुकानों को बंद करके, ठीक है, अपने विरोध को जताया। अगला प्रश्न है प्यारे मित्र कि 1929 में महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, यानी कि 1929 में जब महामंदी हुई तो भारत का इस पर क्या प्रभाव पड़ा। तो 1929 की महामंदी का भारत पर भी प्रभाव पड़ा। महामंदी ने भारतीय व्यापार को फौरन प्रभावित किया, यानी कि जो जैसे ही महामंदी आई तुरंत ही जो भारतीय व्यापार है उस पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। 1928 से 1934 के बीच देश के आयात निर्यात घटकर लगभग आधे हो गए। ठीक है, 1928 से 34 के बीच में आयात निर्यात, आयात मतलब लाना, निर्यात मतलब भेजना, यानी कि जो भी सामान हम लाते हैं या भेजते हैं वो घट गए। 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% गिर गई। ठीक है, सरकार ने लगान वसूली में छूट से इनकार कर दिया और कीमतों में 60% से ज़्यादा गिरावट आ गई। ठीक है, यानी किसान जो भी अनाज पैदा करता था उसके अनाज में 60% से ज़्यादा गिरावट आ गई। इन्हीं सालों में भारत में कीमती धातुओं खास तौर से सोने का निर्यात करने लगा और 1931 में महामंदी अपने चरम सीमा पर थी। ठीक, तो इस प्रकार से 1929 में महामंदी का जो प्रभाव है वो हमारे भारत देश पर पड़ा। अगला प्रश्न प्यारे मित्र, मैं जितना भी कहूँ उतना भी कम है कि कितना ये महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए, जैव और अजैव संसाधन। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा प्यारे मित्र। चलिए हम समझते हैं जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं। तो जैव संसाधन की भैया बात करें तो वह संसाधन जिनकी प्राप्ति जीवमंडल से होती है और जिनमें जीवन व्याप्त होता है। ठीक है, आप सभी जानते होंगे कि सजीव और निर्जीव क्या होते हैं। तो सजीव वो होते हैं जिनमें जीवन हो और निर्जीव वो होते हैं जिनमें जीवन ना हो। तो वह संसाधन जिनकी प्राप्ति जीवमंडल से होती है और जिनमें जीवन व्याप्त होता है जैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे कि मनुष्य, वनस्पति जगत, प्राणी, पशुधन तथा मत्स्य इत्यादि। ठीक है, अगर अजैव संसाधन की बात करें तो वह संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बनते हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे कि चट्टानें, धातुएं। ठीक है, तो ये था हमारा जैव और अजैव संसाधन। अगला प्रश्न हमारे लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि 3 राज्यों के नाम बताइए जहां काली मृदा पाई जाती है और इस पर मुख्य रूप से कौन कौन सी फसल उगाई जाती है। ठीक है, तो ऐसे राज्यों के हमें नाम बताना है। तो प्यारे मित्र सबसे पहले समझते हैं
कि इसका रंग जो होता है ये काला होता है। ठीक है, जो काली मृदा होती है भैया, इसका रंग कैसा होता है? काला होता है। ठीक है, इसे रेगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेगर कहते हैं। ये मृदा कहाँ कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में, सौराष्ट्र में, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार में पाई जाती है। काली मृदा कपास की खेती के लिए उत्तम मानी जाती है। ठीक है, ये जो काली मृदा होती है ये कपास की खेती के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है। ठीक है, तो ये था प्यारे मित्र हमारे 3 ऐसे राज्य जहाँ पर काली मृदा पाई जाती है और इस पर कौन सी फसल उगाई जाती है पूछा जाए तो भैया इस पर कपास इत्यादि की खेती बहुत ही उत्तम मानी जाती है। प्यारे मित्र, ये आज की क्लास का हमारा आखिरी क्वेश्चन है कि जैव विविधता क्या है, मानव जीवन में इसकी महत्ता का वर्णन कीजिए। तो भैया जैव विविधता जीवमंडलों की विभिन्न जातियों में पाई जाने वाली विविधता है। दूसरे शब्दों में जैव विविधता वनस्पति एवं प्राणियों में पाई जाने वाली विविधता को प्रकट करती है। उसके बाद भूपृष्ठ पर वर्तमान जैव विविधता अरबों वर्ष से है। ठीक है, यानी कि जो हमारी पृथ्वी है इस पर अगर जैव विविधता की बात करें तो ये अरबों, सैकड़ों, हजारों, लाखों नहीं बल्कि अरबों वर्ष से हमारी पृथ्वी पर है। तो ये तो है जैव विविधता। लेकिन इस जैव विविधता का मनुष्य के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मानव को भोजन, आवास, आवास मतलब जो रहने का स्थान होता है, एवं परिवेश संबंधी विभिन्न आवश्यकता के लिए महत्वपूर्ण है। यानी कि जैव विविधता हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो जैव विविधता से मनुष्य जो है अपने आवास, परिवेश एवं भोजन की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो प्यारे मित्र, जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि मेरे आने वाली हर क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर करना। मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।